तो नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं सबको। और इन शुभकामनाओं के साथ हम शुरुआत करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, जो बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सिर्फ 12वीं ही नहीं, बीकॉम वगैरह एमबीए वगैरह सब में काम आता है। तो हमें पढ़ना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये गवर्न होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के हिसाब से। ये गवर्न होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के हिसाब से। अपने पास एक बुक थी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, कोई लेके गया क्या? ये कौन सी है? अरे डबल एंट्री नहीं, पार्टनरशिप है कि क्या है? ये है किसी के पास बुक? नहीं है, चलो कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के 5 पार्ट मैंने कॉपी में समझा के और अपलोड किए थे और लिंक भेज दी थी। जिसने देखा होगा उसको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जिसने नहीं देखा होगा उसको और भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। चलो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसा कि नाम है इसका, कैश फिर फ्लो और फिर स्टेटमेंट, 3 चीजें हैं। तीनों का मतलब समझो। कैश का मतलब तुमको मालूम है, रोकड़, हिंदी में बोलते हैं रोकड़, पैसा, ठीक। फ्लो का मतलब होता है बहाव। बहाव का मतलब इंग्लिश में इनफ्लो एंड आउटफ्लो, आवन जावन। क्या बोलते इसको? आवन जावन। काय की आवन जावन? कैश की, पैसे की, ठीक। स्टेटमेंट का मतलब होता है विवरण, डिटेल में। तो ये क्या है हिंदी में? रोकड़। बहाव की जगह इसको बोला जाता है प्रवाह, ठीक है। जब कहीं पर कोई चीज सिर्फ जाती है तो उसको बहाव बोला जाता है, और आना जाना दोनों हो तो उसको बोला जाता है प्रवाह, ठीक। ये हिंदी है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण इसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब इसका क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, कंपनी है, उसमें साल भर में उसके अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कितना पैसा आया और कितना गया, ये देखना है हमको। एक्चुअल में कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो कितना हुआ है। तो तुम्हें इस बात पर ध्यान देना है कि जो भी तुम्हें स्टेटमेंट दिया है, यानी जो बैलेंस शीट बना के दी है, उस बैलेंस शीट में तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि एक्चुअल में कैश कहाँ से आया और कहाँ से गया। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। एक फॉर्मेट, अच्छा पहले इसका कैलकुलेशन, पहली बात तो ये अप्लाई किस पे होता है? तो ये अप्लाई कंपनी पे होता है, वो भी लिस्टेड कंपनीज पे। किस पर अप्लीकेबल है ये? लिस्टेड कंपनी, यानी एक ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन स्टॉक एक्सचेंज में हो, जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, जिस कंपनी के, उस कंपनी को अकाउंटिंग मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनियों को बनाना पड़ता है, उन पर कैपिटल की बाउंडेशन है। यदि उनकी शेयर कैपिटल उस लिमिट को क्रॉस करती है तो उसको बनाना है, ठीक है। कितनी लिमिट क्रॉस करती है ये हमको है नहीं सिलेबस में, इसलिए पढ़ते भी नहीं अपन, ठीक। हाँ, बनता कैसे है? तो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 रिवाइज्ड, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले बनाया गया, फिर सिचुएशन को देख के उसमें कुछ एडजस्टमेंट किए गए और फिर नया लेके आए। तो जब एडजस्टमेंट के बाद वो आया तो उसको बोल दिया AS3 रिवाइज्ड, ठीक है। AS का फुल फॉर्म क्लियर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी एक तरीका दिया गया है। वहां पर तुम्हें इस स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी दिया गया है कि कैसे इस फॉर्मेट को बनाना है। तो जो अपने वीडियो अपलोडेड है उसमें बिल्कुल हैंड रिटन मेरा एक्सप्लेनेशन है उस पूरे स्टेटमेंट का। जिसने भी देखा होगा उसको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा, इतनी गारंटी। जिसने नहीं देखा उसके लिए मैं गारंटी नहीं ले सकता, ठीक है। देखना बहुत जरूरी था क्योंकि उसमें मैंने 10 से 15 क्वेश्चन भी करवाए हैं और हर तरीके के करवा दिए थे। फिर भी कोशिश करूंगा कि पूरा एक बार फिर से एक्सप्लेन हो।
कैश फ्लो स्टेटमेंट की शुरुआत हमें सिर्फ क्या देखना है, जो भी ट्रांजैक्शन है उसमें हमको सिर्फ इतना देखना है कि कितना पैसा आया और कितना गया, इसका हिसाब देखना है बस। और ना तो कोई तुम्हें अकाउंटिंग के फंडे लगाने हैं ना तो कुछ लगाना है। तुमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट किया, कॉमन साइज किया, रेशो एनालिसिस के क्वेश्चन कर लिए, तो जब तुमने बैलेंस शीट देखी, ये जब तुमने बैलेंस शीट देखी तो इस बैलेंस शीट में तुमने देखा कि यहाँ पर्टिकुलर है, यहाँ प्रीवियस ईयर है और फिर करंट ईयर है। दो अमाउंट तुमको बैलेंस शीट में दिए जाते हैं। और जब तुमने 11th क्लास में अकाउंट की डेफिनेशन पढ़ी तो वहाँ सबसे आखिरी में डेफिनेशन के पढ़ा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, फिर कंपैरेटिव कंपैरिजन ये भी पढ़ा तुमने। तो कंपैरिजन का मतलब ही क्या था कि 2 साल का डाटा है उसका आपस में कंपेयर करना है। ये तुमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना करके भी देखा, हमने वहां पर कमेंट भी की थी, यदि तुम्हें याद है तो। नहीं है तो फिर से वीडियोस देख लेना। तो यहाँ पर तुम्हें 2 साल का डाटा होगा, तुम्हें दोनों साल का डाटा कंपेयर करके इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। क्यों? क्योंकि यहां से हमको ये देखना है कि पैसा आया या गया। ये देखने के लिए तुम्हें यहां पर इनका इंक्रीज या डिक्रीज देखना है। कुछ अमाउंट ऐसे हैं जो डिक्रीज होने का मतलब है कि कैश इनफ्लो है, और कुछ ऐसे होंगे जो इंक्रीज होने का मतलब है कि कैश इनफ्लो है। कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनके इंक्रीज होने का मतलब है कि कैश का आउटफ्लो हुआ है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके डिक्रीज होने का मतलब है कि कैश का आउटफ्लो हुआ है। ठीक है, बराबर। चलो बस देखना यही है कि पैसा आया कहां से और गया कहां को, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। वेरी आसान स्टेटमेंट है, लेकिन हाँ इसका एक फॉर्मेट है। 1.5-2 पेज का सवाल यदि आता है तो बनता है, लेकिन वैल्यू भी उतनी ही है ना। चलो तो देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट की मेथड्स टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। कितनी मेथड है? 2। पहली, दूसरी। डायरेक्ट मेथड विच इज नॉट इन आवर सिलेबस, डायरेक्ट मेथड जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, पहला। दूसरा, हमको पढ़ना कौन सी है? ये वाली स्टार वाली, ये पढ़नी है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बता क्यों रहे हो? तो सिलेबस में मेथड नहीं है, पर उसका नाम ऑब्जेक्टिव में, ट्रू फॉल्स में कहीं पर भी पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए जानना जरूरी है कि कैश फ्लो प्रिपेयर करने के लिए कितनी मेथड है। तो 2 मेथड है, पहली डायरेक्ट और दूसरी इनडायरेक्ट। सिलेबस में कौन सी है? इनडायरेक्ट। ठीक है, अब चलो बोथ मेथड्स थैंक्स हैव 3 एक्टिविटीज। दोनों ही मेथड में 3 एक्टिविटी होती है। कौन सी? नाम भी सेम है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये 3 एक्टिविटी से बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीनों एक्टिविटी को मिला करके क्या बनता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। डन, आगे बढ़े। वीर तुम बढ़े चलो। अरे वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, कहाँ बढ़े चलो।
दोनों मेथड में ये तीनों एक्टिविटी होती है, चाहे तुम डायरेक्ट मेथड्स को यूज करो चाहे इनडायरेक्ट को यूज करो, दोनों में ही ये तीनों एक्टिविटी होती है, बराबर। अब लेकिन दोनों मेथड में ये सेम होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी वर्ड बाय वर्ड सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिफरेंस होता है, बस दोनों एक्टिविटी के, मतलब दोनों मेथड के, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों एक्टिविटी को खोल के समझना है, इन दोनों एक्टिविटी को खोल के समझना है कि ऑपरेटिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है और फाइनेंसिंग क्या है। नोट कर लिया, हटा दूं, चलो। तो अब हम एक एक एक्टिविटी को डिटेल में समझते हैं। देखो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। समझो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है ना, बीच बीच में जैसे जैसे लोग एडजस्टमेंट करते हैं, यानी ड्रॉबैक्स आते हैं पुरानी मेथड में, पुराने फॉर्मेट में, या फिर एडजस्टमेंट करने में जो तकलीफें आती हैं, तो अमेंड कर दिया जाता है, उसको बदल दिया जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये जो चैप्टर है, पिछले जो 2-3 चैप्टर हमने पढ़े इस पार्ट में, उसमें तुमने देखा होगा कि मैंने कभी भी बुक सिर्फ फार्मूले के लिए यूज की होगी, बाकी कहीं कोई अपन ने बुक देखी नहीं, कंपैरेटिव वगैरह में तो बुक देखी नहीं, है ना। इसमें जरूरी है, क्यों? क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट बदल जाता है, हर बार कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो अपने को पढ़ना भी अपडेटेड है। मतलब यदि तुम्हारी बुक 2 साल पुरानी है तो उसको फाड़ के फेंक देना, इस चैप्टर के लिए उसका कोई यूज नहीं है। 2018 का एडिशन है या उसके पहले का है तो उसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर। 19 का एडिशन है, थोड़ा थोड़ा चलेगा, 20 का है तो ही चलेगा, ये भी है। इसके क्वेश्चन भी उसी हिसाब से फ्रेम होते हैं और स्टेटमेंट भी उसी हिसाब से बनेगा। तो ये ध्यान रखना, इस चैप्टर के लिए बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट बुक जिसके पास होगी इस चैप्टर के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन की फोटोकॉपी करा लो, बात खत्म हो गई। क्योंकि क्वेश्चन तुम्हें उसी अकॉर्डिंग से चाहिए। इसमें सिर्फ एक ही ऐसा आइटम है जिसका ट्रीटमेंट बदल जाता है, तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी बदल जाती है। ट्रीटमेंट किसका बदलता है वो बात की बात है, बराबर। चलो, तो इस बात का ध्यान रखना। शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमारी एक्टिविटी है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। थोड़ा थोड़ा एक इंट्रोडक्शन लेंगे हर एक्टिविटी को, क्योंकि बहुत अच्छे से हैंड रिटन 5 पार्ट हैं, देखोगे तो बड़े आराम से समझ में आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, पूरा वैसा ही पढ़ाऊंगा, पर हाँ उतनी डिटेल में नहीं जा पाऊंगा। तो देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब ये है जो तुम्हारे बिजनेस का मेन ऑपरेशन है, वो मेन ऑपरेशन है। क्या? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत टाइप के होते हैं। कैसे? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? खरीदा बेच दिया, कोई माल खरीदा और बेच दिया, दैट इज ट्रेडिंग। फिर होता है मैन्युफैक्चरिंग, है ना, इसका मतलब क्या है? बनाया और बेचा, है ना। कुछ होते हैं जो एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं, खुद की चीजें निकालते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह, है ना। इस तरीके से उनकी एक्टिविटी भी अलग होती है। जैसे मान लो कोई ऐसी कंपनी जो सिर्फ फाइनेंस का काम करती है, लोन लेने देने का करती है, पर वो इतनी बड़ी है कि उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, तो अब उसके लिए लोन देना लेना क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन जो ऐसी कंपनी है, ट्रेडिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए लोन लेना देना ऑपरेटिंग है क्या? नहीं, उसके लिए फाइनेंसिंग है। तो एक चीज डिफरेंस को ध्यान में रखना कि यदि कोई फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो उसके लिए लोन लेना और देना क्या है? नॉर्मल एक्टिविटी, यानी ऑपरेटिंग का पार्ट है। पर कैसे समझ में आएगा? तो जब कंपनी क्वेश्चन पढ़ोगे, वहां कंपनी का नाम दिया रहेगा और उसके साथ में लिखा रहेगा, या जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट है उसको देख करके समझ में आएगा कि ये कंपनी कैसी है।
डन, हटाएं, अलग साइड में रखें। ऑपरेटिंग का मतलब क्या है? जिस पर कंपनी काम कर रही है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। किस पर कंपनी काम कर रही है? मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो सब क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लोन लेने देने का है, फाइनेंस कंपनी है, तो फाइनेंस देने से रिलेटेड जितने भी काम है वो सब क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बराबर, क्लियर? अब जो तुम्हारी, अच्छा सर बहुत अच्छी बात है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में जो चीजें लिखी गई हैं वो ऑपरेटिंग का हिस्सा है। बहुत अच्छी बात है सर। समझ में आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा? नहीं, ये क्या है कि तुम सबके चेहरे दिखाने लायक तो है नहीं, तो तुम सबने ढक रखे हैं मुंह बंद है ना, तो समझ में कैसे आएगा? फेस रीड नहीं हो पाती, इसलिए हाँ ना ऐसा बोल देना कि समझ में आया या नहीं आया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्लियर है? क्या होती है? जो तुम्हारा मेन बिजनेस है उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी तुम काम करते हो, खरीदने बेचने का, बनाने का, उसमें जो भी तुम्हारा कैश का आना और जाना हो रहा है, बहुत अच्छा डांस है, वो क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग। वो क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग। क्लियर है? उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में तुम्हारा ऑपरेशन होता है, वहीं पर तुम सेल, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग या जो भी है लिखते हो, है ना। उसके बाद तुम्हारे जो डेटर होते हैं और क्रेडिटर होते हैं, या यूं कहूं जो करंट एसेट है और जो करंट लायबिलिटी होती है, ये तुमने करंट रेशो का कैलकुलेशन पढ़ चुके हो, इसलिए तुम्हें ये मालूम होना चाहिए करंट एसेट में क्या क्या आता है और करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है। नहीं मालूम तो हमने 16 पार्ट अपलोड कर दिए हैं रेशो एनालिसिस के, देख लेना। उसमें शुरुआत के 3 पार्ट देखोगे तो समझ में आ जाएगा करंट एसेट, करंट लायबिलिटी क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक तो स्टेटमेंट पी एंड एल यहां पर जो लिखा है वो, उसके बाद तुम्हारे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, ये 3 क्या माने जाते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, आगे चलूं। अब बात करते हैं हम नॉन ऑपरेटिंग क्या है। एक टर्म होता है कैश, यानी कुछ बिजनेस में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिनमें कैश इन्वॉल्व होता है, चाहे आज हो चाहे कल हो, है ना। आज है तो करंट एक्सपेंसेस, तुमने एडवांस दे दिया तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, तुमने काम करा लिया पैसा नहीं दिया तो आउटस्टैंडिंग, पर आज नहीं तो कल पैसा जाएगा, कैश का आना जाना होगा। यानी कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो नॉन कैश होते हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी उनमें कैश कभी इन्वॉल्व होता ही नहीं है। कुछ ऐसे एग्जांपल बता सकते हो? कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जहां पर कैश इन्वॉल्व ही नहीं होता? नहीं बताओगे नाराज हो, कोई बात नहीं। डिप्रिसिएशन, जो तुमने 11th क्लास में पढ़ा है, डिप्रिसिएशन बताता हूं, बताऊंगा। डिप्रिसिएशन, इसको तो निपटाऊं पहले। डिप्रिसिएशन क्या है? फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू यदि कम होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन। यहां पर तुम्हारा कैश का एक्चुअल में आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं होता, लेकिन तुम इसको कहां लिखते हो? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में डेबिट करते हो। ड्यूरिंग द ईयर का लॉस तो है, एक्चुअल में कैश का आउटफ्लो नहीं होता डिप्रिसिएशन लगने से, कैश बाहर ना जाती है ना आती है, बराबर। लेकिन ये आइटम तुम्हारा स्टेटमेंट पी एंड एल में जाके क्या कर देता है? तुम्हारे जो ऑपरेशन से पैसा आया है, जो सेल्स रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू में से प्रॉफिट को कम कर देता है, यानी कहीं ना कहीं ये कैश के इनफ्लो को रोक देता है, बराबर। और हमको इसका ध्यान रखना है कहाँ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऐसे ही गुडविल समझते हो, इनटेंजिबल एसेट समझते हो क्या होती है? मैं ये मानता हूं इनटेंजिबल एसेट। तो इनटेंजिबल एसेट को यदि तुम एमोर्टाइज करते हो, एमोर्टाइज यानी देखो, टेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हुई तो डिप्रिसिएशन है, इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसको डिप्रिसिएशन ना बोल करके बोला जाता है एमोर्टाइजेशन। है वो भी डिप्रिसिएशन, लेकिन नाम बदल गया उसका। ठीक है ना।
तुम पहनो तो कुर्ता और कोई लड़की पहने तो कुर्ती। ऐसे ही टेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हुई तो डिप्रिसिएशन, और इनटेंजिबल की कम हुई तो एमोर्टाइजेशन। दोनों के नाम अलग है, बस काम सेम है। तो इन दोनों में ही एक्चुअल कैश का ना तो इनफ्लो होता ना तो आउटफ्लो होता, लेकिन ये कहाँ जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L में डेबिट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, तुम्हारा जो सेल्स रेवेन्यू है वो कम हो जाता है। भाई तुम सेल्स क्या करते हो, सेल कहाँ लिखते हो, क्रेडिट में, है ना, और एक्सपेंसेस कहाँ लिखते हो, डेबिट में। तो यहां तुमने लिखा 50,000, यहां तुमने डिप्रिसिएशन फंसा दिया 10,000, 5,000 एमोर्टाइज कर दिए, तो तुम्हारा जो नेट रेवेन्यू हुआ वो कितना बचा, 35 का। देखो ये नॉन कैश आइटम है, लेकिन इसने तुम्हारे एक्चुअल कैश इनफ्लो, जो पैसा आया था उसको कम कर दिया ना। यानी कि इसको तुम्हें कहाँ काम में लेना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्यों, क्योंकि ये हमारे कैश के इनफ्लो या आउटफ्लो को इफेक्ट करता है ना, उंगली करता है उसको, बराबर है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या, नहीं आएगा तो बता देना। क्योंकि अब एग्जाम का सिर्फ शेड्यूल जारी होगा बस, है ना, बहुत जल्द एग्जाम का शेड्यूल जारी होगा, बस डेट आएगी 2 मार्च 3 मार्च 4 मार्च कुछ भी आ सकती है। हाँ CBSE वालों को रिलैक्स है, लेकिन रिलैक्स नहीं है। देखो अब आगे ऑपरेटिंग में ही थोड़ा सा समझो, सुंदरी डेटर्स और सुंदरी क्रेडिटर्स, मतलब करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी। देखो सन्ड्री डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल भी इसमें आ जाते हैं, डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों मिला के क्या कहलाता है, ट्रेड रिसीवेबल। यदि इनकी वैल्यू, ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, यहाँ लिखी है 50,000, यहाँ लिखी है 60,000, इसका क्या मतलब है, तुम्हारा जो ट्रेड रिसीवेबल था वो 10,000 से क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि पिछले साल ओपनिंग वैल्यू कम है और क्लोजिंग ज्यादा है ना। अच्छा, इस 10,000 के बढ़ने का कैश में क्या इफेक्ट आया होगा, कैश में क्या इफेक्ट आया होगा, मैं तो सिर्फ ये पूछता हूं, कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो में क्या इसका योगदान है, इसने क्या छेड़ा कैश के इनफ्लो या आउटफ्लो को, कैश का इनफ्लो बढ़ा या नहीं बढ़ा। पहली फुर्सत में तो ये कि क्या इसने कैश के इनफ्लो में इफेक्ट डाला या नहीं डाला, डाला इफेक्ट, है ना। तो आना बढ़ा या जाना बढ़ा, मैं तो कहता हूं जाना बढ़ा, मैं तो कहता हूं ये कैश का आउटफ्लो है। तुम्हारे पास ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स 50,000 थे जिनको तुमसे लेना था, साल का जब अंत आया तो 60,000 रुपए तुमको लेना है किसी से। इस बात से तुम्हारा कैश का इनफ्लो 10,000 से कम हुआ या ज्यादा हुआ, सर लेना है, हाँ सर कम हुआ और उधारी में सोचो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, अगले साल मिलेगा सर, वो 23 साल का नहीं है। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या। सर वो कमरे में बंद करो फिर बताएं, बंदी तो है, ताला नहीं लगा है, बस बोलो ताला लगा, चाबी घुमा देते, पर 2 होना चाहिए उसके लिए। चल नालायकों, इससे कैश का इनफ्लो रुक गया है, कैश का इनफ्लो रुक गया है। तो कभी जब करंट एसेट बढ़ जाएगी, करंट एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो उसका मतलब यह है कि कैश का इनफ्लो रुक गया, ठीक है। और यदि ऐसा क्यों, तो देखो पहले तुम्हें 5 लेने थे,
50 लेने थे, अभी 60 लेने। इसका मतलब 10,000 का माल तुम उनको बेच चुके हो, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। यही बात हुई ना। 10,000 का माल तुमने उसको बेच तो दिया, पर उससे 10,000 आना रह गया है। यानी एक चीज होती है हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको, पैसे का ना आना, पैसे का ना आना जाना होता है। पैसा नहीं आया तो समझ लो चले गया। बोलते हैं ना, हाथ आई लक्ष्मी छोड़ना नहीं है। तो क्यों ऐसा बोलते हैं कि जो आ गया वो तो ठीक है, जो नहीं आया समझ लो गया, है ना। अच्छा, इनका बैलेंस यदि कम होता, इसकी जगह यदि फिगर यहां पर P और यहां पर C होता, तो ये जो 10,000 है, जो वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब क्या है कि वसूली कर ली अपन ने। ये क्या है, इनफ्लो है। यानी कि प्रीवियस ईयर में करंट एसेट की वैल्यू ज्यादा है और करंट ईयर में करंट एसेट की वैल्यू कम है। इसका मतलब कैश इनफ्लो है। लिख लेना, काम आएगा, नोट करके रखना, बाद में नहीं समझाऊंगा, फॉर्मेट के टाइम पे यही समझा दे रहा हूं, है ना। तो इसको दूसरे शब्दों में बोला जाता है डिक्रीज इन करंट एसेट। इसको दूसरे शब्दों में क्या बोला गया, डिक्रीज इन करंट एसेट। और डिक्रीज इन करंट एसेट का मतलब यह है कि कैश इनफ्लो हुआ है, पैसा बिजनेस में आया है, ठीक है। उसके बाद करंट लायबिलिटी रिवर्स, करंट एसेट यहां कम है और करंट एसेट यहां ज्यादा है। इसका मतलब है कि कैश आउटफ्लो है। ये है इंक्रीज इन करंट एसेट। अब एक चीज और, जहां भी कैश का इनफ्लो होगा, शुरुआत में लिखना, जहां ये हेडिंग दी होगी ना, जहां ये हेडिंग दी होगी ना, वहां पर लिखना कैश इनफ्लो, इसको लिखना प्लस, और कैश आउटफ्लो इसको लिखना माइनस, ठीक है। कैश इनफ्लो है, बिजनेस में पैसा आया है तो उसको प्लस करना है, और बिजनेस से गया तो उसको माइनस करना है। बंदा हूँ गुरु पद परम अनुपम। और आज भी क्लास में 12:30 छोड़ूंगा। बहुत दिनों बाद पकड़ में आए हो ना, बदला लूंगा। आई विल टेक रिवेंज। या Oh my God, लिख लिया ना, लिख लिया, लिखो यार, फोटो खींच लो और लिख लो। तो प्रीवियस ईयर में ये जरूर लिख लेना है ना, बाद में फिर स्टेटमेंट में आएगा और तब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं अभी कर रहा हूं इसलिए। और इसी के साथ करंट लायबिलिटी का बैलेंस प्रीवियस ईयर में ज्यादा है और करंट लायबिलिटी का बैलेंस करंट ईयर में कम है। पिछले साल ट्रेड पेएबल, एक दूसरे को मत देखो, करंट ईयर में 50,000 के हैं, प्रीवियस ईयर में 60,000 के थे। इसका क्या मतलब है बेटे, कि इस साल तुमने 10,000 का पेमेंट दे दिया। इसका मतलब क्या है कि तुमने 10,000 का पेमेंट दे दिया। अच्छा, पेमेंट दे दिया मतलब पैसा गया, पैसा गया मतलब कैश का आउटफ्लो है। तो इसका मतलब क्या है, कैश आउटफ्लो। इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, ठीक है। फिर करंट लायबिलिटी डिक्रीज
करंट लायबिलिटी इंक्रीज, इसका मतलब क्या है? कैश इनफ्लो, ऐसा मानना है अपने को। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। देखो क्या बोला मैंने? पैसे का ना जाना आना होता है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात है पैसे का ना जाना, पैसे का ना आना जाना होता है। दो बातें। पैसा नहीं आया, पैसे का ना जाना आना होता है, मतलब पैसे तुम्हारे जाने से बच गए, तुम्हारी उधारियां बढ़ गई, तो तुम ये समझो पैसा गया नहीं ना। भाई उधारी बढ़ने का मतलब क्या है? कि तुमने उसको दिया नहीं मतलब पैसा नहीं गया तुम्हारे बिजनेस से। पैसा नहीं गया तो तुम क्या मान लोगे? पैसा आ गया है। ठीक बोलते हैं ना कि यार उसको 10,000 देना था, उनने अपने को 2,000 छूट दे दी, ये अपने अपन ने यहीं कमा लिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते? अरे 2,000 बच गए यार, यहीं कमा लिए। ये अमेजॉन पे मैं ऑर्डर कर रहा था, अमेजॉन पे फ्लिपकार्ट पे 2500 का आइटम खरीद रहा था और ये मैंने खरीदा ही नहीं बाद में, यार यही कमा लिए अपन ने आज। ऐसा बोलते हैं ना, नॉर्मल सामान्य भाषा है। तो ऐसा ही यहाँ है कि पैसे नहीं गए ना मतलब आ गए, और पैसे नहीं आए ना मतलब चले गए। ये फंडा कहाँ अप्लाई होता है? यहाँ अप्लाई होता है। कोई नोट करना चाहे तो कर ले, फोटो खींचना है तो फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो बाद में देखते देखते स्क्रीनशॉट लेना, एज यू विश। चलो क्लियर है? तो ऑपरेटिंग में इतना मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, उसके बाद बाकी जब ये एक्टिविटी हम करेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? या फिर यहीं कर दूं? क्या कहता है सावन? आग लगा दी? चलो इतना ठीक है। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किसका? इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का, उसके बाद फिर हम इनको एक एक को करेंगे। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कुछ नहीं करना भाऊ। बैलेंस शीट में एसेट साइड में से तुम्हें क्या उठाना है? फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये उठाने हैं। सिर्फ ये दो आइटम, सिर्फ ये दो आइटम, बस ये पूरे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ ये दो आइटम, बराबर। यदि ये परचेस किया मतलब पैसा गया तो माइनस, और यदि ये सेल कर दोगे तो पैसा आएगा मतलब प्लस। सेम हियर, परचेस माइनस और सेल प्लस। क्यों? क्योंकि ये कैश का आउटफ्लो है, ये कैश का इनफ्लो है, ये भी कैश का क्या है? आउटफ्लो है, और ये क्या है? कैश का इनफ्लो है। इन दो आइटम के अलावा कुछ नहीं आता। अच्छा, लेकिन छुप छुप के मिलने का मजा आता है, सब तुम लोग बोलते हो क्योंकि तुम्हारा अनुभव है। गाना तो ऐसा है, आएगा, है ना? क्या कहता है सावन? सावन बहुत कुछ कहता है ना? तो देखो समझो, टेंजिबल एसेट में बहुत सारे आइटम आते। क्या? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर। आई डोंट हैव एंड आई डोंट नो। टेंजिबल एसेट में बहुत सारी चीजें आती, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, है ना?
कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बैलेंस शीट में दिया होगा। मैंने सिर्फ एक इंडिकेटिव वर्ड लिख दिया, क्या? टेंजिबल। डन। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही मिलेगा, या फिर किसी कंपनी के शेयर मिलेंगे, किसी कंपनी के डिवेंचर मिलेंगे, या फिर डिपॉजिट लिखा रहेगा, ऐसा समथिंग लिखा रहेगा, या सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिख देंगे, बराबर। तो यदि तुम खरीदोगे तो पैसा जाएगा और बेच दोगे तो पैसा आएगा। तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि अकाउंटिंग के फंडे क्या कहते हैं। तुम्हें पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कसम खाओ, पूरे होश-ओ-हवास में, बिना किसी नशे पत्ती के, कि सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, पैसा आया या पैसा गया, दैट्स इट। अकाउंटिंग के सारे फंडे एक तरफ और तुम्हारा फंडा एक तरफ कैश फ्लो के लिए, क्या? पैसा आया या गया। ये जो हमने कांड कर दिया, इस कांड में पैसा आया या पैसा गया, दैट्स इट। ठीक है, अब हम लगे हाथ बात कर लेते हैं फाइनेंसिंग की। इंटेंजिबल एसेट है। हाँ, दैट्स ग्रेट, गुड शॉट। टेंजिबल के साथ इनटेंजिबल एसेट भी आती है, लेकिन कब? इनटेंजिबल एसेट कब आएगी? जब परचेस करोगे। यानी कि ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, यहां तुम्हारी इनटेंजिबल एसेट है। यदि यहां पर बैलेंस है 50,000 और यहां पे लिखा है 60,000, इसका मतलब है परचेज है। इसका मतलब क्या है? परचेज है। और परचेज है मतलब कैश का आउटफ्लो है, और परचेज है तो फिर वो इन्वेस्टिंग में जाती है, ऑपरेटिंग में नहीं जाती। ऑपरेटिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या जाता है? अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ये ध्यान रखना। खरीद लिया, बेच दिया तो इन्वेस्टिंग में। टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो या इन्वेस्टमेंट हो जो लॉन्ग टर्म है, जो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, वो खरीद लिए बेच लिए, टेंजिबल एसेट खरीद ली बेच दी, या फिर इनटेंजिबल एसेट खरीद ली बेच दी। गुडविल भी खरीदी और बेची जाती है। यदि खरीद ली या बेच दी तो इन्वेस्टिंग में, उस पर डिप्रिसिएशन लगाए तो ऑपरेटिंग में। डन। अब बात आती है फाइनेंसिंग की। तो फाइनेंसिंग का मतलब क्या है बेटा? शेयर इशू करना, डिवेंचर इशू करना, लोन लेना, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। उस लोन पर ब्याज चुकाना, जो तुमने लोन लिया है उस पर ब्याज चुकाना फाइनेंसिंग का काम है। लेकिन यदि तुम ब्याज लेने देने का बिजनेस कर रहे हो तो फिर वो ऑपरेशन का पार्ट है। ठीक है, बढ़े आगे। वीर तुम बढ़े चलो। किसी को कोई बात करनी है, कुछ पूछना है तो अभी बता दो, नहीं तो फिर अपन आज का काम खत्म करते हैं और मिलेंगे हम अगले हिस्से में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, अच्छा जी सुन रहे हो।